जैसे नीति शास्त्र और या फिर एवं मानवीय अंतर संबंध, यानी नीति शास्त्र और मानव के बीच में किस तरीके का अंतर संबंध है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं अंतर संबंध। तो जैसे अगर हम बात करें, जो लोक प्रशासन में अगर हम जाते हैं, लोक प्रशासन के अंदर, तो लोक प्रशासन नीति शास्त्र से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो ब्रांच और यहाँ पर कंबाइंड हो जाती है लोक प्रशासन में। एक तरफ ऐड हो जाता है दर्शन शास्त्र और एक तरफ ऐड हो जाता है मनोविज्ञान। इन दोनों के योग से या इन दोनों के सहयोग से हम नीति शास्त्र से कहाँ पर पहुँच सकते हैं, लोक प्रशासन की तरफ पहुँच सकते हैं या फिर लोक प्रशासन को हम संभाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत की, भारत में प्राचीन काल से ही कई लोग हैं या व्यक्तियों के द्वारा नैतिकता का अभ्यास किया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो नैतिकता के बारे में बताता है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने क्या किया था, युद्ध का त्याग कर दिया था। तो उसको यथार्थ का ज्ञान हुआ था, जो वास्तविकता है उसका यहाँ पर ज्ञान हुआ था। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये नीति शास्त्र और मानव का किस तरीके से संबंध है इनके बारे में ही बताते हैं। जैसे जैसे देशों में या विश्व में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद में क्या होता है, नैतिक शास्त्र यहाँ पर और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जो देश हैं, जो विश्व है वो औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। तो उस समय पर नैतिक शास्त्र की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे समय में मनुष्य लालची हो जाता है और प्रकृति का शोषण करने लगता है। इसलिए हम बात करते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर यहाँ पर शुरू होता है। गरीब गरीब होता जाता है, अपराध और भेदभाव है समाज में हर जगह शुरू हो जाता है। इसलिए हम बात करते हैं कि एक सिविल सेवक को अपनी सेवा के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए नीति शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है और उन मूल्यों को प्रशासन में भी शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो नीति शास्त्र है, यह न केवल निर्णय लेने में मदद करता है बल्कि उन्हें अवसर भी प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें नैतिकता क्यों आवश्यक है, नैतिकता किस चीज़ के लिए आवश्यक है या नैतिकता हमें क्यों चाहिए, तो नैतिकता है जैसे हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें नैतिकता की ज़रूरत पड़ेगी। जो विश्वास बनाने के लिए यानी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमें नैतिकता की ज़रूरत पड़ेगी, विश्वसनीयता। और क्यों ज़रूरत पड़ती है नैतिकता की, निर्णय लेने में हमारा क्या हो, निर्णय लेने में सुधार हो, उसके लिए हमें नैतिकता की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं स्वयं अनुभूति, खुद की अनुभूति के लिए भी हमारी नैतिकता की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो नीति शास्त्र होता है। नीति शास्त्र होता क्या है, नीति शास्त्र की जो उत्पत्ति है एक ग्रीक शब्द है एथोस, इससे यहाँ पर नीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अब एथोस का अर्थ क्या होता है, एथोस का जो वास्तविक अर्थ होता है या फिर इसका नॉर्मल या जनरली वे में जो अर्थ होता है वो होता है चरित्र, आदत या कोई रीति रिवाज या जो व्यवहार का तरीका है, उसको हम एथोस के नाम से जानते हैं या एथोस का शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं। इसलिए नीति शास्त्र को मानवीय कार्यों के सही या गलत होने के दृष्टिकोण के बारे में बताता है। यह जो नीति शास्त्र है, कोई भी मानव का द्वारा किया गया जो कार्य है वो सही है या गलत है, इसके बारे में ये बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र को मानवीय कार्यों के सही या गलत होने के दृष्टिकोण के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें या दूसरे अर्थों में हम बात करें तो नीति शास्त्र क्या है, सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें यह बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो समाज को स्वीकार्य है, क्या चीज़ है वो समाज स्वीकार कर सकता है, क्या चीज़ है वो समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, क्या चीज़ है वो सही है, क्या है वो गलत है, कौन सा आचरण है वो सही है, कौन सा आचरण है वो अच्छा है, कौन सा आचरण है वो बुरा है। ये सभी हमें नीति शास्त्र से पता चलता है। अब नीति शास्त्र है वो किन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में नीति शास्त्र है वो बात नहीं करता है, तो नीति शास्त्र है
नैतिकता नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। नीति शास्त्र और नैतिकता अलग अलग चीज़ है। नीति शास्त्र है वो नैतिकता नहीं है, और नीति शास्त्र है वो धर्म भी नहीं है। धर्म के बारे में हमें नीति शास्त्र नहीं बताता है। नीति शास्त्र है वो कानून के बारे में भी नहीं है कि कानून का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी नीति शास्त्र नहीं है। और नीति शास्त्र जो है वो सांस्कृतिक रूप से जो स्वीकृत मानदंड हैं उनका पालन करना भी नीति शास्त्र नहीं है। जैसे जो सांस्कृतिक रूप से जो स्वीकार किए हुए मापदंड चले आ रहे हैं उनका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नीति शास्त्र हमें नहीं बताता है। नीति शास्त्र है वो पसंद और नापसंद के बारे में भी नहीं बताता है, तो उनके बारे में बात नहीं करता है। नीति शास्त्र है वो आस्था जो होती है हमारी भगवान के प्रति या किसी के प्रति, उसके बारे में भी नीति शास्त्र है वो बात नहीं करता है। तो नीति शास्त्र के अगर हम बात करें मूल तत्व कौन कौन से हैं नीति शास्त्र के, नीति शास्त्र के मूल तत्व, तो मूल तत्व में हम देखते हैं। मूल तत्व क्या होता है? किसी भी चीज का आंतरिक गुण है जो कि चरित्र निर्धारित करता है, वो हमारा नीति शास्त्र कहलाएगा। अब जैसे हम बात करें नीति शास्त्र के कौन कौन से गुण हैं उनकी अगर हम बात करें, नीति शास्त्र की जो उत्पत्ति है एक विशेष समाज में प्रचलित न्याय की भावना से होती है। नीति शास्त्र है व्यक्ति, संगठन या फिर सामाजिक सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे विभिन्न स्तरों पर ये नीति शास्त्र संचालित होता है और प्रत्येक स्तर पर नीति शास्त्र एक दूसरे को प्रभावित करता है। नीति शास्त्र एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, जैसे ईमानदारी हो गया, सच्चाई हो गया, अखंडता हो गया, समानता और न्याय के जो मूल्य हैं वो सहिष्णुता आदि के बिना मौजूद नहीं रह सकते। अगर हम नैतिकता की बात करें, जो नैतिक व्यवहार एक व्यक्ति के साथ साथ बड़े पैमाने पर समाज को भी बहुत सारा लाभ है पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति है नैतिक रूप से व्यवहारशील है तो वो व्यक्ति को तो लाभ पहुंचाता है, साथ में समाज को भी बहुत सारा लाभ यहाँ पर पहुंचाता है। नीति शास्त्र जो है वो शांति, सद्भाव, सम्मान और न्याय की ओर हमें ले जाता है। नीति शास्त्र में हम क्या करते हैं, हम लोग एक खास तरह का उपदेश देते हैं। जो नीति शास्त्र है हमको एक खास तरह का उपदेश देती है। यह हमें बताता है कि लोगों के साथ में व्यवहार कैसे करना चाहिए। नीति शास्त्र है वो प्रकृति में अमूर्त और व्यक्तिपरक है, यानी हम कह सकते हैं वे व्यक्ति की भावना और धारणा से नीति शास्त्र है वो प्रभावित होते हैं। नीति शास्त्र जो है वो एक निर्धारित समय में एक सामाजिक सेटिंग में ये निर्धारित होता है, यानी समाज की उस समय दशा कैसी है उसमें निर्धारित होता है। एक समाज का इतिहास, संस्कृति, मूल्य आदि जो है वो नैतिक मानकों को निर्धारित करते हैं और ये अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकते हैं। नीति शास्त्र जो है वो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये सही है ये गलत है। इसकी समझ जो है वो समय समय पर व्यक्ति से व्यक्ति और समाज से समाज ये बदलती रहती है। नैतिक मानक जो है वो कानून और नियमों के कोड की संकीर्ण शर्तों को पार करते हैं, यानी इनको पालन नहीं करते। कानून और नियमों को वो बाध्य नहीं होते हैं। वो नैतिक जो मानक होते हैं वो स्टैंडर्ड मानक होते हैं। अगर हम बात करें नीति शास्त्र की मूल तत्व की जगह हम बात करें मूल घटक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से घटक हैं नीति शास्त्र के वो हम बात कर सकते हैं। पहला तो होता है विकल्प। नीति शास्त्र का एक घटक है पहला विकल्प। विकल्प क्या होता है? विकल्प जैसे कुछ प्राथमिकताएं हमें यह लायक बनाती है कि हम यह तय कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारे चुने हुए वैसे विकल्प हैं वो हमारे कार्यों के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, यानी हम किस तरीके का विकल्प चुनते हैं उसी तरीके से हम कार्य करेंगे। दूसरा होता है घटक में कार्य। मूल घटक में कार्य क्या होता है? विकल्पों के बदले में जो हम शारीरिक रूप से कार्य संपन्न करते हैं वो हमारा कार्य में आ जाता है। और तीसरा आ जाता है व्यवहार। व्यवहार या फिर बर्ताव, किस तरीके का बर्ताव हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह वह तरीका है जिससे हम स्वयं कार्य करते हैं या फिर आचरण करते हैं। वह व्यवहार जिसमें हम अपने द्वारा चुने गए विकल्पों या किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। यदि यह नैतिक रूप से सही है तब हमें नैतिक व्यवहार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। उदाहरण के लिए दूसरों का सम्मान करना है हमेशा नैतिक माना जाता है। दूसरों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं। नीति शास्त्र की जो है वो आवश्यकता क्यों पड़ी है, कि क्या जरूरत है कि हमें नीति शास्त्र को अपनाना चाहिए या नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला तो है कि जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंधों के विनियमन के लिए हमें नीति शास्त्र की आवश्यकता है। नैतिक मूल्य हो गया,
विकास में समग्र रूप से ये मदद करते हैं। और नीति शास्त्र हो वो आत्मसंतुष्टि के लिए भी होता है। नीति शास्त्र जो है वो एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए भी ज़रूरी है। नीति शास्त्र जो है वो एक सही नागरिक बनने के लिए भी ज़रूरी है। और मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, ये हम जानते हैं। और ये सामाजिक रूप प्राणी होते हुए भी ये इतना स्वार्थी है कि अपने लाभ और संतुष्टि के लिए दूसरों का ये शोषण करता है। इसलिए अधिक से अधिक अच्छे गुणों को या अच्छे नैतिक गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें नीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, नीति शास्त्र को अपनाना चाहिए। अब नीति शास्त्र की आवश्यकता के बाद में हम देखते हैं कि नीति शास्त्र के परिणाम क्या होते हैं। तो परिणाम भी अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत लेवल पे एक व्यक्ति पर नीति शास्त्र के क्या परिणाम होते हैं वो अलग हम देखेंगे, और समाज पर नीति शास्त्र के क्या परिणाम होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे नीति शास्त्र के अगर परिणाम की बात करें व्यक्ति के बारे में, तो व्यक्ति को नीति शास्त्र की खुशी मिल सकती है, समाज के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, कुछ होने का भाव उसमें होगा, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, उसकी साख बढ़ेगी, यानी विश्वसनीयता की उपलब्धि उसको होगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी, और अपने निर्णय लेने में उसको सहूलियत होगी। अब समाज को क्या लाभ होगा? जैसे समाज में सुशासन आएगा, शांति और सामंजस्य बढ़ेगा, न्याय एवं समावेश बढ़ेगा, समान एवं समावेशी विकास होगा, भावी पीढ़ियों के लिए फ़ायदा होगा, पर्यावरण को फ़ायदा होगा, स्वस्थ समाज बनेगा, और आस्था है वो यहाँ पर समाज के अंदर बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि भारत में नीति शास्त्र कहाँ से आया और उसके स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पर हम बात करें भारत में नीति शास्त्र के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, पहला नंबर का ऐतिहासिक ग्रंथ यानी हिस्ट्री से हम बात करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या है? जैसे अशोक का युद्ध छोड़ना, अशोक ने फिर धर्म का प्रसार किया, या फिर हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की जो दानशीलता और सच्चाई है वो एक तरीके से ऐतिहासिक स्रोत है। दूसरा हम बात कर सकते हैं रामायण और महाभारत से। रामायण और महाभारत में क्या कहता है? रामायण में बताया गया आदर्श शासन किस तरीके से होता है, बुरे इरादों का परिणाम क्या होता है वो रामायण में बताया गया है। महाभारत में क्या बताया गया? निष्काम कर्म के बारे में बताया गया। ये सभी नैतिकता के अंदर आते हैं। तीसरा है हमारा गांधी जी के विचारों से भी हमें नैतिकता के स्रोत के बारे में पता चलता है। अब गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी के जो आचार हैं वो हैं अहिंसा है, आत्मनिर्भर यानी खुद का निर्वाह खुद करना चाहिए, स्वराज हो गया, सत्याग्रह हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, सतत विकास यानी लगातार विकास होते हुए रहना चाहिए। चौथा हमें संविधान से भी कुछ नैतिकता मिल जाती है। संविधान से किस तरीके की नैतिकता मिल जाती है? जैसे स्वतंत्रता दिया हुआ है संविधान में, समानता दिया हुआ है, बंधुत्व की भावना बढ़ाना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता संविधान में दिया हुआ है, न्याय संविधान में दिया हुआ है। ये सभी हमें नीति शास्त्र के जो तत्व हैं वो हमें संविधान में मिल जाते हैं। फिर हमें मिल जाता है बौद्ध आचार संहिता से भी हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बौद्ध आचार संहिता क्या कहती है? बौद्ध आचार संहिता से हमें 4 महान सत्य मिल जाते हैं, मध्यम मार्ग मिल जाता है, अहिंसा के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। फिर जैन साहित्य से हमें क्या नैतिकता के बारे में प्राप्ति होती है? जैन साहित्य या जैन आचार में बताया गया है कि छोटे जीवों सहित किसी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब फिर है सिख आचार से क्या बताया गया है? सिख आचार में बताया गया लंगर जो होता है एक साथ मिल बांट के भोजन करना चाहिए, और बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए। फिर है इस्लामिक जो आचार है, इस्लामिक आचार हमें किस तरीके की नैतिकता देता है? तो सामूहिकता के बारे में यहाँ पर बताता है, आचार संहिता के बारे में ये इस्लामिक आचार से हमें जानकारी मिलती है। फिर कानून है, कानून भी यहाँ पर नैतिकता के बारे में सहयोग करता है। कानून में क्या बताया गया? कानून जो है वो नैतिक कार्यवाही के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करता है, और इस तरह की कार्यवाही के लिए कानून है वो दिशा निर्देश भी देता है। फिर समाज से भी हमें नैतिकता के बारे में मिलता है। समाज से क्या मिलता है? एक स्वीकार्य सामुदायिक व्यवहार के मापदंडों को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो समाज से ही हमें नैतिक शास्त्र में मिलता है। अंतःकरण जो हमारे अंदर की आवाज़ है उससे भी हमें नैतिक शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अंतःकरण जो हमारा अंतःकरण है वह अंतिम बिंदु के रूप में कार्य करता है, जहाँ नैतिक रूप से क्या सही है क्या नहीं इसके बारे में वास्तविक निर्णय लिए जाते हैं। अंतःकरण के बाद में आता है एक मानवीय मूल्य।
तो मानवीय मूल्य है, उनसे भी हम नैतिकता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मानवीय मूल्य क्या होता है? अक्सर जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे कि सत्यता हो गया, ईमानदारी हो गया, अखंडता हो गया, इनको नीति शास्त्र के अंदर निर्धारक के रूप में माना जाता है। अब जैसे हमने देखा कि भारत में ऐतिहासिक स्रोतों से हमने देखा है, रामायण महाभारत से क्या है, गांधी जी का नीति शास्त्र से क्या लिया गया है, संवैधानिक मूल्यों से क्या लिया गया है, बौद्ध नीति शास्त्र से क्या लिया गया है, जैन नीति शास्त्र से क्या लिया गया है, सिख नीति शास्त्र से क्या लिया गया है, इस्लामिक नीति शास्त्र से क्या लिया गया है। अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र के जो निर्धारक हैं वो कौन कौन हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो नीति शास्त्र के निर्धारक हैं। पहला है व्यक्ति। व्यक्ति से नीति शास्त्र निर्धारित होता है। जैसे नैतिकता जो है व्यक्ति की मानसिक स्तर पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने नैतिक व्यवहार के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसका कैसा है, मूल्यों को उसने कैसे आत्मसात किया है। कोई भी व्यक्ति है उसने नैतिक व्यवहार के बारे में जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है या जो मूल्य हैं उनको किस तरीके से अपने अंदर आत्मसात किया है। दूसरा जो नैतिकता है वो स्थल के हिसाब से भी बदल जाती है। स्थल के हिसाब से जैसे बाहरी वातावरण को ये स्थल है ये बताता है, इसमें परिवार आ गया, स्कूल आ जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि बच्चों के रूप में हम बात करें, हमारे माता पिता और शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इस तरह के ज्ञान को हम आत्मसात कर लेते हैं और इसी वास्तविक दुनिया में हम लागू करते हैं और फिर हम चोरी नहीं करते। इसी तरह काम करने की जगह हमेशा टीम वर्क के बारे में बताती है, समय की पाबंदी के बारे में बताती है, जिम्मेदारियों के बारे में हमें नैतिकता का बोध होता है। फिर तीसरा आता है समय। समय के हिसाब से भी नैतिकता बदलती रहती है। तो यह जो नीति शास्त्र है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। अलग अलग व्यक्ति, समाजों और संस्कृतियों में अलग अलग समय में नैतिक संहिता के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक समय जो है दास प्रथा है वो नैतिक माना जाता था, लेकिन आज ऐसी प्रथा है वो अनैतिक मानी जाएगी। चौथा है वस्तु निर्धारक में। वस्तु में क्या होता है, जैसे झूठ बोलना है अनैतिक है, चाहे किसी परिस्थिति में हो, लेकिन किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सच्चाई बताना भी अनैतिक माना जाता है, क्योंकि सच्चाई बताने का इरादा यहाँ पर सही नहीं है। फिर है परिस्थिति। परिस्थिति के हिसाब से भी यहाँ पर क्या होता है, नैतिकता है चेंज होती है। जैसे चोरी करना है अनैतिक है, लेकिन अपने बच्चों को खिलाने के लिए चोरी करने वाला एक गरीब व्यक्ति है, उसको हम नैतिकता की श्रेणी में यानी अनैतिक की श्रेणी में हम नहीं मानेंगे, या फिर कम अनैतिक की श्रेणी में इनको मानेंगे। ऐसी स्थिति नैतिकता के व्यक्तिपरक में लाती है, यानी ये अक्सर नैतिकता को व्यक्तिपरक ये बना देती है। फिर है अंतिम उद्देश्य। आपका अंतिम उद्देश्य कैसा है उसके अनुसार भी नीति शास्त्र के बारे में पता चलता है। अंतिम उद्देश्य जैसे किसी व्यक्ति को जब हम दान देते हैं तो ये अच्छा काम है, लेकिन अगर ऐसा दान व्यक्ति को आपके लिए कुछ करने के लिए फुसलाए या फिर मजबूर करे तो ये दान है वो अनैतिक हो जाएगा। फिर आता है संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति के हिसाब से है नीति शास्त्र चेंज हो जाता है। व्यक्तियों के मूल्यों को आकार देने में संस्कृतियों का जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पश्चिम संस्कृति में व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला है और भारतीय संस्कृति है वो सार्वभौमिकता पर आधारित है। फिर है रोल मॉडल जो हैं, उनसे भी यहाँ पर नैतिकता के निर्धारक में फर्क पड़ता है। क्या है रोल मॉडल? तो रोल मॉडल या जो प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, किसी भी समाज, संगठन या राष्ट्र के नेतृत्व या फिर रोल मॉडल या सेलिब्रिटी भी अपने अनुयायियों या प्रशंसकों के आचरण है उसको निर्धारित करते हैं। फिर है संविधान। संविधान भी नीति शास्त्र का निर्धारक माना जाता है। तो संविधान में विभिन्न देशों के संविधान भी अपने समाज के नैतिक स्वभाव को वो स्थापित करते हैं। फिर आ जाता है 10वें नंबर पर ईश्वर और धर्म। ईश्वर और धर्म। ईश्वर और धर्म में बात करते हैं। प्रत्येक धर्म और उनके ईश्वर सार्वभौमिक शांति और नैतिक प्रथाएं हैं उनको ही सही मानते हैं। धार्मिक पुस्तक जो हैं वो हमें यह सिखाती है कि किसी व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए। फिर है अंतःकरण और सहज बोध। ये भी हमें नीति शास्त्र के बारे में बता देता है। अंतःकरण और सहज बोध। सहज बोध जैसे अपनी अंतरात्मा या अंतर्ज्ञान का पालन करने वाले व्यक्ति को लगता है कि जो अच्छा है वह अच्छा इसलिए है क्योंकि वह अच्छा है,
और जो बुरा है वह बुरा इसलिए है क्योंकि वह बुरा है। अपने कार्यों का पालन करते हुए सहज बोध को किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है परिवार। परिवार से भी हमें नीति शास्त्र के बारे में पता चलता है। जन्म के बाद से बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की मुख्य भूमिका रहती है। परिवार का ही प्रभाव पड़ता है और आज के बच्चे ही कल के नागरिक होते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक वातावरण यह सिखाए कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत।